Dear students of class 12th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम स्टडी करने जा रहे हैं और ये थ्योरम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से रिलेटेड है। बेस थ्योरम है ना, बायस थ्योरम, बेस थ्योरम है ना, जैसे प्रोनाउंस कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बल्कि अगर सीबीएसई एग्जामिनेशन का पेपर हो या वो स्टेट बोर्ड के पेपर्स हों, सीबीएसई के लिए तो मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि आप 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और आपको ऑलमोस्ट 9 ईयर में 10 में से 8 से 9 बार तो ऐसा जरूर हुआ कि इसका क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, और एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा इसको। अगेन ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज हम क्या करेंगे कि इस थ्योरम के बारे में जानेंगे, इस थ्योरम की जरूरत क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे कि एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो वीडियो होगा उसमें इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेस थ्योरम। ओके ना, अच्छा एक और है कि प्रोटी के टॉपिक जो कंटिन्यू किए हुए मेरे साथ, वो उनके लिए लेक्चर नंबर 4 होगा। हमने डिफरेंट लेक्चर्स में डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट में हमने कंडीशनल प्रोटी को डिस्कस किया था, सेकंड में इंडिपेंडेंट इवेंट को डिस्कस किया है, थर्ड लेक्चर में हमने टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है, और अब इस फोर्थ में हम लोग बेस थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सी अगेन, ये जो हमारा थ्योरम है ना, बेस थ्योरम, पहले कि ये कब अप्लाई होगा और इसकी जरूरत क्या है, इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि एक आपके पास 2 डिफरेंट बैग है। फर्स्ट बैग में डिफरेंट कलर्स के बॉल है, मे बी रेड एंड वाइट कर लेते हैं। सेकेंड बैग में भी रेड एंड वाइट कलर का बॉल है। और अब हमने क्या किया कि एक बॉल ड्रॉ किया, रेड कलर का बॉल ड्रॉ किया। इसका मतलब फर्स्ट बैग है एंड हम उसमें से एक रेड कलर का बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी हम रेड कलर के बॉल की नहीं कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं कि वो बैग 1 से है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या वो बैग 2 से है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी तक क्या कर रहे थे हम, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है या कंडीशनल की जो एक्सरसाइज थी, उसमें हम एक बॉल ड्रॉ करके उस बॉल के रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी या वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम रेड या वाइट होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के इंस्टेड ऑफ दैट वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिलोंग टू आइदर फ्रॉम बैग 1 और बैग 2। वो बैग 1 से बिलोंग करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या बैग 2 से बिलोंग करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरम को समझ लेते हैं, फॉर्मूले को समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी इसमें। ओके, इसकी डेफिनेशन जो है, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस। सपोज करिए कि एस एक सैंपल स्पेस है, लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय ए रेक्टेंगल, and let E1, E2 and so on En be n mutually exclusive events associated with this random experiment। यानी इस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड ये डिफरेंट हमारे इवेंट्स हैं। इसको लिख लें थोड़ा सा, मे बी सपोज ये जो हमारा फर्स्ट है, ये इवेंट E1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये E2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये E3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये En को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक सैंपल स्पेस है और उस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है, सी अगेन हेयर कि हम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन यूनियन En अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो S आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें से कोई भी आप 2 इवेंट्स अगर हम चूज करते हैं और उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो वो एम्प्टी आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। एग्जॉस्टिव का मतलब ये हुआ कि जब इन सबको हम कंबाइन करते हैं, जब से इन सबको इकट्ठा करेंगे तो हमें सैंपल स्पेस S मिल जाएगा। ओके, नाउ इफ A इज एनी इवेंट, अब एक इवेंट A होता है, इफ A इज एनी इवेंट which occur with E1 or E2 or E3 or En। now see here the event A। अब ये एक इवेंट A है हमारे पास जिसकी अकरेंस किसी के साथ भी हो सकती है। इसका मतलब जैसे फर्स्ट ये जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, ये A इंटरसेक्शन E1 हो गया, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा,
ये A इंटरसेक्शन A3 को रिप्रेजेंट करेगा, सिमिलरली ये A इंटरसेक्शन EN को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ सी A कैन अकर विद एनी वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक के साथ भी हो सकता है। जैसे वो ना कि सपोज n बैग है, ओके, हर बैग में रेड कलर और व्हाइट कलर की बॉल है। अब हम रेड कलर की बॉल ड्रॉ करते हैं। अब वो रेड कलर की बॉल तो वो जो n डिफरेंट बैग्स हैं ना उनमें से किसी से भी ड्रॉ हो सकता है ना। हम उस रेड कलर की बॉल को किसी भी बैग से ड्रॉ कर सकते हैं। हियर इट मींस ना कि ए इज एन इवेंट विच अकर विद E1 और E2 और E3 और EN, मतलब वो जो n इवेंट्स है उनमें से किसी के साथ भी इसकी अकरेंस हो सकती है, राइट। सो इन दैट केस अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि वो ith, सपोज वो ith जो बैग है उसके से, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि दैट इज फ्रॉम ith बैग। सो PEIA, दैट मीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ith E की सच दैट A हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो उसको हम लोग लिखेंगे PEI, PA by EI, दैट मीन अगेन PA by EI का मतलब होगा कि conditional probability of A if EI has already occurred, and here summation I equal to 1 to n PEI PA by EI। A by EI का मतलब यहाँ again conditional probability है, where I from 1 2 3। ओके, थोड़ा भी और क्लियर करेंगे ना, तो मैं और इसको क्लियर करूंगा थोड़ा सा, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना और इसको याद कैसे करना है ना। अभी हम क्या करते हैं कि पहले ना इस फॉर्मूले का एक प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि कि अगर हम इसको प्रूफ करने जाएंगे सो इसका प्रूफ क्या हो सकता है। सो नाउ इट इज क्लियर ना, ये क्लियर है। अब एक चीज बताइए कि जो A हमारा इवेंट है, यहां आते हैं ये A इवेंट। अभी जरा A इवेंट को देखना है। इस A इवेंट क्या है, ये इन सब का यूनियन है ना। हम डायग्राम को देख के क्या बोल सकते हैं कि A मतलब A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 है ना, यूनियन A इंटरसेक्शन E3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन A इंटरसेक्शन EN, राइट ना। A हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो PA क्या हो जाएगा अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये सबके सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस PA इंटरसेक्शन E2। अब याद करिए ये हम प्लस क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर क्लास 11 का फॉर्मूला याद हो आपको कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो A यूनियन B जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखा जाता है। लेट मी राइट इट हियर ना, ये फॉर्मूला याद होगा आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये कहाँ से लिखा है हमने, ये लिखा है हमने इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो उसी को अप्लाई करके हमने PA कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब इस PA को हम चाहें तो लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to n PA इंटरसेक्शन EI, राइट ना। अब जरा इस PA इंटरसेक्शन I को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कौन सा थ्योरम, नाउ लेट अस अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो इट कैन बी रिटन एज ना PEI PA कंडीशनल EI। सी अगेन क्या कर रहे हैं हम यहां पर हम एक और फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। सी ये ठीक है, यहां P A इंटरसेक्शन E1 था, A इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन। इसको हमने क्या किया समेशन I इक्वल टू 1 टू n PA इंटरसेक्शन EI के फॉर्म में। I का वैल्यू 1 2 3 से लेकर n तक चेंज हो रहा है। और हमने A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पढ़ा है, ये क्या होता है PA बाय B ना, सो PB बाय A। सो उस थ्योरम को हमने अप्लाई करके ये एक रिजल्ट हमने PA के लिए कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ अगेन लेट अस स्टार्ट। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं कि PA इंटरसेक्शन EI, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम लोग PA बाय EI भी लिख सकते हैं ना, EI बाय E कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा EI बाय A। जस्ट मिनट है ना, इसको दोबारा लिख दें क्या, थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लेट मी राइट इट अगेन। इसको क्या करते हैं कि हम लोग अलग से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेट अस रिटर्न बैक। ओके,
पी ए वी कैन राइट लाइक दिस ना, हियर इट इज पी से, ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है उसमें ऐसे याद रखते हैं कि जब भी हम इंटरसेक्शन टू का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं ना, तो जिसको यहां लिखते हैं वो कंडीशन में चला जाएगा। अब यहां से एक चीज बताइए, पी ई आई ए का को हम कैसे लिख सकते हैं? सी पी, इट इज ई आई कंडीशन ए, इज इट यहां से हो जाएगा पी, यहां से आते हैं पी ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाय पी ए, राइट? पी ए क्या है? वेयर इज पी ए? ये हमने पी ए कैलकुलेट किया हुआ है, तो पी ए की जगह इसको रख दें, और पी ए इंटरसेक्शन ई आई को हम लोग लिख देते हैं पी ई आई, पी ए बाय ई आई, और पी ए हमारा हो गया समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी ई आई पी ए बाय ई आई। अगेन फ्रॉम वेयर आई एम राइटिंग इट फ्रॉम दिस में ना, ये पी ए की वैल्यू सी है, ये पी ए की वैल्यू है, इस पी ए की वैल्यू को लिख दिया, और ए इंटरसेक्शन ई आई को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, रिजल्ट आ गया। एक चीज रिपीट करें क्या? अगर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो तो एक फॉर्मूला यहां पर मैं नोट कर रहा हूं। सी वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी को ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी ए और पी बी बाई, या बी बाई के मतलब ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, या हम इसको ऐसे भी अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पी बी पी ए बाय बी। सी जो यहां पर आएगा ना वही डिवीजन में जाएगा, यहां डिवीजन नहीं है, ये क्या है? कंडीशन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इफ इट इज नोन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, ओके यहां पर क्या किया हमने, ये जो ना पी ए इंटरसेक्शन ई आई, इसको हमने यही फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, ये इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले को, तो हम लिख सकते थे, हमने ई आई को यहां लिखा है तो ए बाई ई आई लिख देंगे, है ना? ऑलरेडी ई अकर्ड फर्स्ट ना, अकरेंस ऑफ ई इज फर्स्ट एंड देन ए अकर्ड, है ना? यानी पहले E1 E2 E3 EN इवेंट एसोसिएटेड है किससे? एस से, उसके बाद अकरेंस ऑफ ए इज देयर, राइट? उसके बाद अकरेंस ऑफ ए इज देयर। सो हियर इज ए फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला, इसको याद रखना है। लेकिन अब अगर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको मैं एग्जाम में जब यूज करूंगा तो इसको कैसे लिखना है मुझे, है ना? तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया ना? एक बार रिपीट कर दें क्या? सी फर्स्ट हमने क्या किया, हमने यहां से, ये हमें फॉर्मूला हम देख के यहां से लिख सकते थे, हमने ए को रिप्रेजेंट किया है कैसे? इन सब का यूनियन के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, तो हमने यूनियन के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को लिया है पी ए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में यूनियन का ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, वो सम के फॉर्म में, यूनियन जो है वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने सम में कन्वर्ट कर दिया, उसको फिर समेशन के फॉर्म में लिख दिया। समेशन के फॉर्म में लिखने के बाद हमने इस फॉर्मूले को, ए इंटरसेक्शन बी वाले फॉर्मूले को पी ए पी बी बाई ए वाले फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस फॉर्म में पहुंच गए, ये आ गया हमारे पास। ओके ये हमने लिख लिया। हमने दोबारा स्टार्ट किया कि ए इंटरसेक्शन ई आई जो है, वी नो दैट अगेन मतलब हम इसी फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम पी ए इंटरसेक्शन ई आई को पी ए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई आई इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके तो यहां से इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, इसको इधर डिवीजन में ले आते हैं, हियर इट इज, हमने डिवीजन में ले आए और तब हमने दोनों को फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमें फॉर्मूला मिल गया। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है, जस्ट मिनट, अभी एक क्वेश्चन और होगा कि हम क्या करेंगे कि, ओके नाउ हियर मुझे फॉर्मूले को एग्जाम में कैसे यूज करना है। अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, सी अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि सपोज वी हैव ओनली 3 इवेंट्स E1 E2 E3 और ए हैज अकर्ड आफ्टर दैट मीन एस कोई सैंपल स्पेस है एंड E1 E2 E3 वी हैव ओनली 3 E1 union E2 union E3 is S and now A has occurred, occurrence of A is there। हमें क्या करना है, E1 by A की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। दैट मीन कि A जो occurrence of A है ना वो E1 से एसोसिएटेड है, सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर P, जो आप जिसको कैलकुलेट करना है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। सो हियर वी राइट P E1 P हो जाएगा A बाई E1 और यहां क्या करेंगे, हम सबको लिखेंगे, सबको मतलब P E1 P A बाई E1
प्लस समेशन है ना, तो E1 के बाद E2 आएगा, तो PE2 P A by E2 प्लस P E3 एंड P A by E3। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इफ 3 इवेंट्स आर देयर, जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे ना, सो आइदर 2 और 3 इवेंट्स विल बी देयर, या तो 2 इवेंट होंगे या 3 इवेंट होंगे, तो या तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, या अगर इफ ओनली 2 सपोज E1 और E2 ओनली 2 इवेंट्स आर देयर व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस S, तो उस केस में हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इतना छोटे से फॉर्मूले से काम चल जाएगा हमारा। सो बेस थ्योरम के इस फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन और इसको कैसे हमें एग्जाम में लिखना है, हियर इट इज। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और क्लियरिटी के लिए क्या करते हैं, लेट अस टेक ए क्वेश्चन। सो ये हमने ओके, बिफोर वी गो टू द क्वेश्चन ना, कुछ डेफिनेशंस और ऐड कर लेते हैं। ये हम थोड़ा सा छोड़ रहे थे कि जो इवेंट्स है ना, E1 E2 E3 EN, इनको हम लोग ना हाइपोथेसिस बोलते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटीज PE1 PE2 एंड सो ऑन PN, यानी इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है उनको हम लोग प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, बिफोर ए के आने से पहले ना, है ना। इनको प्रायोरी क्यों बोले कि एज दे एग्जिस्ट बिफोर वी ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली कि जो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इफ इट इज नोन दैट EI हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको हम लोग लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। These are known as likelihood probability। and थर्ड हो गया कि P EI, that means probability of EI if A has already occurred, इसको हम लोग posterior probabilities कैलकुलेट करेंगे। और एक्चुअली हम जब जो टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कंडीशनल में हमने इसको कैलकुलेट किया था, अभी क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक बैग है, एक बैग में 2 वाइट 3 रेड बॉल है, ये बैग A हो गया, है ना। नाउ सपोज बैग B इज देयर, जिसमें 2 वाइट 3 वाइट चलिए और 4 रेड बॉल है। नाउ ए रेड बॉल इज ड्रॉन, 1 रेड बॉल इज ड्रॉन। सो अब हम जब टोटल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन करते हैं या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक रेड बॉल ड्रॉ हुआ है, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से है ना, ये ना, मतलब हम रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और आई थिंक जब हम कंडीशनल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैग का सिलेक्शन पहले हो जाएगा, तो बैग का सिलेक्शन पहले हो गया तो हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि इट इज फ्रॉम बैग A। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन रेड बॉल इज फ्रॉम बैग A और ड्रॉन रेड बॉल इज फ्रॉम बैग B, ये हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम बेस थ्योरम में आएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, वहां हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो हमने रेड बॉल ड्रॉ किया है वो बैग 1 से है, बैग A से है, यानी बैग की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट होगा, तो वो E आ गया। नहीं, बैग से E जो है वो बैग A और बैग B से रिलेटेड है, और A हमारा रेड बॉल का ड्रॉ होना हो गया। आइए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज हियर इज ए क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स, नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। सी, जो भी बैग के क्वेश्चन है ना वो सब इसी तरीके से होंगे। अब इसमें पहले मैं इंफॉर्मेशन नोट कर लेता हूं। ए बैग कंटेन 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल। ओके, ऑलमोस्ट यही वही क्वेश्चन था ना। एक बैग ए है और बैग ए में ऐसे कर लेते हैं, यहाँ बैग ए ले लेता हूं मैं, हेयर वी आर राइटिंग रेड बॉल एंड वाइट बॉल। ओके, चलो रेड पहले लिख दिया हमने, रेड है 3 वाइट 2। Bag B is there, bag B contains 4 white ball and 5 red ball, right? ये information है। One ball is drawn at random from one of the bag, we don't know from which bag, and found to be red, so that means a red ball is drawn। ये बोल सकते हैं a red ball is drawn। अब हमें find the probability that it was drawn from bag B। What is the probability that it is drawn from bag B? अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता ना तो आपसे ये कैलकुलेट करने के लिए कहता कि रेड बॉल बैग बी से ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि वो बैग बी से इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या होगा कि जैसे ये ना कि रेड बॉल इज ड्रॉन, सो नाउ पहले तो बैग है ना, यानी जब हम बॉल ड्रॉ करने जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी सिलेक्ट द बैग, सिलेक्शन ऑफ बैग इज देयर। तो जो सिलेक्शन ऑफ बैग है वो हमारा इवेंट E1 और E2 हो जाएगा, और ये जो हमने रेड बॉल ड्रॉन किया है ये हमारा इवेंट A हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे,
पहले हम E1 E2 और अगर E3 है तो E3 A इनको डिफाइन करेंगे. सो कहते हैं कि लेट E1 बी द इवेंट दैट बैग A इज सिलेक्टेड. यानी वो जो रेड बॉल है वो A से ले रहे हैं. E2 है E2 बैग B इज सिलेक्टेड, राइट. दैट मीन व्हाट वी हैव डन, हमने पहले E1 और E2 को डिफाइन कर लिया. E1 मतलब 2 इवेंट्स को हमने डिफाइन कर लिया. एक इवेंट हो गया कि बैग A का सिलेक्ट होना और E2 हो गया बैग B का सिलेक्ट होना. A क्या है? A हो गया हमारा, A हो गया कि ए रेड बॉल इज ड्रॉन. A is the event that a red ball is drawn, right. दोबारा इसको समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि रेड बॉल ड्रॉन हमारा इवेंट ए हो गया और E1 E2 बैग का सिलेक्शन हो गया. हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहां पहले मैं लिखता हूं. हमें कैलकुलेट करना है कि वो बैग बी से है, बी मतलब E2, सो इट मतलब E2 बाई ए कैलकुलेट करना. हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of E2 if it is known that A has already occurred. फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा PE2 PA by E2. यहां लिखेंगे PE1 PA by E1. यहाँ A by E1 मतलब कंडीशनली हम बोलने में इस तरह बोल लेते हैं तो ये आपको ये मतलब समझ गए होंगे कि मीनिंग क्या है. अब तो इतना हम लोगों ने स्टडी कर लिया तो हम ये सब समझ गए हैं कि A by E2 का एक्चुअली मीनिंग क्या है. तो क्या करते हैं कि पहले हम PE1 और PE2 कैलकुलेट कर लेते हैं. अब PE1 क्या होगा? PE1 का मतलब बैग का सिलेक्शन. अब ना 2 बैग्स आर देयर, तो E1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. E2 क्या होगा? 1/2. भाई किसी भी एक बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2. अब बारी आई हम आते हैं PA/E1. अब A/E1 का मीनिंग समझिए क्या है. A red ball is drawn from bag A. E1 ना. It is known that it is from a red ball is drawn. It is known that it is from bag 1. तो bag 1 से red ball draw होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? Is it 3/5? तो ऐसे ही अगर हम PA/E2 कैलकुलेट करेंगे कितना होगा? अगेन A/E2 का मतलब a red ball is drawn. It is known that it is from bag B. So again 5/9. आइए वैल्यू पुट करते हैं. PE2 1/2. A/E2 5/9. Okay, 1/2. A/E1 3/5 plus 1/2 5/9. इसको वैसे लिख सकता हूं 5/9 1/2 सारे कैंसिल हो गए और यहां पर हो जाएगा 3/5 प्लस 5/3 ना. 9 5 45, 9 3 27 और 5 5 25. So it is 5/9. इसको सिंपल कर देंगे यहीं पे 5/9 इंटू 45/27 52 ना. राइट, ये सही है. 9 5 सो नाउ वी हैव 25/52. सो हमारा आंसर हो गया. मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने जो सिलेक्ट किया है ये एक क्वेश्चन नंबर आपकी जो आर डी शर्मा की बुक है 31.7 एक्सरसाइज का. ओके, आई थिंक वी हैव रिटन इट ना. एक्सरसाइज 31.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये आर डी शर्मा की बुक से. और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2007 2010 2011 में आया. जो भी बैग के क्वेश्चन होंगे 4-5 क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द बैग या आर्म टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे. सिर्फ इतना चेंज हो सकता है कि 2 बैग की जगह 3 बैग हो जाए. ओके, आई होप क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. आइए थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पर. ओके हियर्स. और ओके ये क्वेश्चन शायद बोर्ड एग्जामिनेशन का नहीं था. आई होप कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन के लिया है क्या मैंने. ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई. ओके, एक लड़की ने एक डाई को थ्रो किया. इफ शी गेट 1 or 2, she tosses a coin 3 times and note the number of tails. If she get 3, 4, 5 or 6, she tosses a coin once and note whether a head or tail is obtained. If she obtain exactly 1 tail, what is the probability that she threw 3, 4, 5 or 6 with the die? क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक लड़की क्या करती है, लूडो का डाइस होता है ना, लूडो खेलते हैं हम लोग, तो वो डाइस को थ्रो करती है. अगर 1 या 2 में से कोई भी नंबर आता है तो वो एक कॉइन को
3 टाइम टॉस करती है, राइट, और वो नोट करती है कि कितने टेल्स आए, नंबर ऑफ टेल्स। अगर उसको 3 4 5 6 आता है तो एक ही बार कॉइन को टॉस करती है और नोट कर लेते कि हेड आया टेल आया, राइट। अब अगर उसको एग्जैक्टली 1 टेल आया है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 3 4 5 और 6 विद ए डाई, राइट। सो सबसे पहले क्या हुआ, अभी क्या करना है कि जब भी हम कंडीशनल माने बेस थ्योरम का कोई क्वेश्चन करने जाते हैं, या कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है। सो सी अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहले क्या हो रहा है, पहले डाइस को थ्रो कर रहा है ना, उसके बाद कॉइन को, यानी कॉइन से जो भी चल रहा है वो हमारा ए हो गया, और हमने डाइस को पहले है। अब डाइस यानी जो फर्स्ट है उसमें एक से अगर ज्यादा है E1 E2 तो उसको नोट कर लेते हैं। इसका मतलब पहले क्या करते हैं, पहले हम डिफाइन करेंगे, ओके, हम डिफाइन करेंगे E1। लेट E1 पूरा लिखें क्या आप, लेट E1 बी द इवेंट दैट C gets 1 or 2. Let E2 be the event that C gets 3, 4 और लगाते जाइएगा 5 और 6, anything else ना। Okay, so what is PE1? 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, it is 2/6 meaning 1/3। और PE2 क्या हो जाएगा, यानी कि अब हम कैलकुलेट करते चलते साथ साथ में 4/6 that is 2/3। ये दो अगेन लेट मी क्लैरिफाई, हमने क्या किया पहले, क्योंकि वो डाइस थ्रो कर रही है और डाइस को थ्रो करने में दो चीजें हैं, अगर 1 और 2 आता है तो कॉइन को 3 टाइम टॉस हो रहा है, लेकिन अगर 3 4 5 6 आता है कॉइन 1 टाइम टॉस हो रहा है। सो इसका मतलब इवन हो गया कि 1 और 2 आना, और E2 को ले लेते हैं 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आता है, P1 कैलकुलेट कर लेते हैं, P2 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने ए को डिसाइड किया कि ए क्या है इस क्वेश्चन का। अभी देखते हैं, इफ सी obtain exactly 1 tail, so let A be the event, A be the event that C obtained exactly 1 tail। उसको एक ही टेल आता है, वो ए हो गया, राइट। हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट C through 3 4 5 6 that is it is E2 ना, so it mean we want to calculate E2 by A। अब E2 A by A का फॉर्मूला लिख देंगे, PE2 PA by E2, here is conditional probability, PE1 A by E1 प्लस ना PE2 और PA by E2। फॉर्मूला तो एक ही है तो बार बार लिखने के बाद याद भी हो जाएगा। अब हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है A by E1। अब मीनिंग समझिए A by E1 का मतलब क्या है। A मतलब उसको एक टेल आया है ना, और इट इज नोन दैट कि डाइस जब उसने थ्रो किया था उस पर 1 और 2 आया, तो लेकिन जब डाइस पे 1 और 2 आता है तो वो कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं, है ना। अब कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे, अगर हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर होंगे, 8, टोटल 8 ना। अब एग्जैक्टली 1 टेल कब आएगा आउट ऑफ दोज 8, अब उसका सैंपल स्पेस, मतलब यहां जरूरत एक्चुअली सैंपल स्पेस लिखने की है, तो जब सैंपल स्पेस लिखेंगे तो ऐसे ही ना होगा वो HHH HTH THH, एक जगह और टी आना चाहिए ना, कहां पर आना चाहिए, लास्ट में HHT। सो सी ये 3 तो होंगे जब एक टेल आएगा, इसका तो 2 टेल वाले केसेस आ जाएंगे ना, सो दैट मीन 3 आर फेवरेबल टू गेटिंग 1 टेल। सी अगेन पूरा लिख दीजिए, इसको नहीं हुआ तो HTT THT then TTH and TTT, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां ये समझना है A by E2 का मतलब, A by E2 का मतलब एग्जैक्टली 1 टेल आया है, और ये मैं पता है कि डाइस पे 1 और 2 आया था, तो जब डाइस पे 1 और 2 आया था तो उसने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया था। जब कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने होंगे, टोटल 8 ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें से 1 कॉइन, एग्जैक्टली 1 कॉइन को कितने फेवर कर रहे हैं, 3 फेवर कर रहा है। ऐसे ही क्या करेंगे, A by E2 लिखते हैं। A by E2 इजी है, क्यों, एग्जैक्टली 1 टेल आया है और उसने डाइस को भी एक ही बार थ्रो किया ना, यस सी टॉसेस वंस, है ना, एक ही बार, सो 1/2। भाई अगर एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आना या टेल आना दोनों क्या होगा, 1/2 1/2 ना। चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं।
पी ई बाई ई टू 2/3, ए बाई ई टू 1/2, दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, पी ई वन 1/3, देन ए बाई ई वन इट इज 3/8। चलिए प्लस ये तो फिर जो ऊपर लिखा हमने उसी को लिखना है ना। So here we have 1/3 and here we have 1/8 plus 1/3, 1/8 plus 1/3। चलिए 1/3 यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा तो कितना आएगा, 3 plus 8 11/8, 3 से 24। सो 3 से कितना आएगा 8 ना। सो 8/11 इज द आंसर। चेक कर लेते हैं क्योंकि ये हमने जो क्वेश्चन लिया है आई थिंक ये लिखना भूल गए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एक्सरसाइज का, और ये सीबीएसई 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेना है, 8/11 आंसर होगा। सो आई होप थोड़ा आइडिया लगा होगा ना कि व्हाट इज द बेस थ्योरम, बेस थ्योरम है क्या और हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। स्टिल अगेन लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ये क्वेश्चन करने जाएंगे सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के साथ साथ क्या है कि सिंपल उसमें E1 E2 E3 को सही से डिसाइड करना, ए को सही से। अगर ये चीज़ हमने क्वेश्चन में सही कर लिया ना तो उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है। मैं अलग से वीडियो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद बेस थ्योरम, तो वहाँ पर हम 5-6 क्वेश्चंस को जब एक साथ सॉल्व करेंगे, सी अगेन जरूरत से ज़्यादा क्वेश्चन लेने से वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो कोशिश करेंगे कि हम जो अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें 5 मिनट का एक क्वेश्चन को भी देते हैं, तो 30 मिनट्स के वीडियो में 20 मिनट्स के वीडियो में 4 to 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आसानी से हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमें ज़्यादा क्लैरिटी दे, हमें और इसको समझने में टॉपिक को हमारी हेल्प करे। सो वेट फॉर दैट वीडियो। आई थिंक आई होप कि थ्योरम आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द चैनल, चैनल को देखते रहिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम किस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू।